नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने रोड ट्रांसपोर्ट का डिस्कस किया था और रोड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत हमने डिस्कस किया आपसे जो रोडवेज़ के बेसिस पे जो ट्रांसपोर्ट होता है पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हमने डिस्कस किया था रेलवेज़ के बारे में। अब हम वाटर ट्रांसपोर्ट में हमने थोड़ा सा आपको ब्रीफ दिया था। इसमें हम स्टार्ट करेंगे। आज स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? हम वाटर ट्रांसपोर्ट में मेजर ओशियन रूट से। ठीक है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है, तो शॉर्टकट में मैं बताऊंगा। अगर और भी डिटेल में जाना होगा तो उसके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करेंगे नॉर्थ अटलांटिक सी रूट से। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए से लेकर के नॉर्थ वेस्ट यूरोप तक जाता है। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछा हुआ है, इसको समझ लेंगे आप। सो इससे बेसिकली इसको बनाया क्या गया? ये फॉरेन ट्रेड ओवर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको क्या करता है? अगर फॉरेन ट्रेड की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रेड जो है वो करता है। लगभग दुनिया का 1/4 वर्ल्ड ट्रेड जो होता है वो यहीं से होता है। ठीक है, ये आपका बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड कॉल्ड बिग ट्रंक रूट। ये आपका दुनिया का सबसे बिजी रूट है। ठीक है, ये आपका अमेरिका और यूरोप के बीच में। सो दुनिया का सबसे बिजी रूट है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ किसे बिग ट्रंक रोड के नाम से भी जानते हैं। कई बार एग्जामिनेशन पूछता है तो आप याद रखेंगे। और ये आपका पोर्ट साइड, एडन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर, इन जगहों से होकर के भी गुजरता है। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन इंडियन ओशियन रूट। तो सीधा सा बात है, नाम से क्लियर है कि आपका एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाता है वो समझिएगा। वेस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ से लेकर के वेस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कवर करता है। अगर आप बात करें कि जैसे स्वेज कैनाल पहले नहीं बनी थी तो ये रूट कुछ आपका लंबा हो जाता था। इससे लिवरपूल से कोलंबो को जुड़ता था, जो कि आपका 6400 किलोमीटर ज़्यादा होता था, और वहाँ से हमको होकर के जाना पड़ता था। अब बात करते हैं अगले सी रूट की, जो है द केप ऑफ द गुड होप। ठीक है, ये सी रूट है आपका, इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक ओशियन को कनेक्ट करता है वेस्ट यूरोप से एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ इन द साउथ अमेरिका। ये आपका वेस्ट यूरोपियन अफ्रीकन कंट्रीज़ को साउथ अमेरिका से जोड़ता है। ठीक है, अगर बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं या फिर रूट पे पड़ती हैं, तो जैसे ब्राज़ील हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया। और इसमें थोड़ी सी खासियत कर लीजिए या फिर कर लीजिए कमी है कि लेस ट्रैफिक रहता है इसमें। ठीक है, ट्रैफिक इसमें थोड़ा सा लेस रहता है। किसमें? द केप ऑफ गुड होप सी रूट। अब बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक सी रूट की। तो ये आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से लेकर के एशिया को जोड़ता है, जैसे कि वैनकूवर, सेटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। इसी तरीके से अमेरिकन साइड, ये अमेरिकन साइड में इन सारी चीज़ों को जोड़ता है। किसको किसको मैंने बताया? नॉर्थ अमेरिका से एशिया साइड में जाता है ये। तो पोलैंड हो गया, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस। ठीक है, अब बात किया जाए सेकंड साइड की, एशियन साइड की, तो इसमें आपका याकाहामा हो गया, इसी तरीके से संघाई हो गया, हांगकांग हो गया, मनीला हो गया, सिंगापुर हो गया। ये आपका एशियन साइड में जोड़ता है। अब बात करते हैं साउथ पैसिफिक सी रूट। ठीक है, तो साउथ पैसिफिक सी रूट जो है वो आपका वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को किससे जोड़ता है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ता है वाया पनामा कैनाल। कहने का मतलब है, देखो कैनाल एक्चुअली क्या होता है, कैनाल से आप क्लियर है कि एक ये रूट का एक बीच में ब्रिज का काम करता है, कि मतलब 100-200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर इन्हीं से बीच से होकर के गुजरता है। अभी मैं इनके बारे में भी बनाऊंगा, पनामा और स्विच के बारे में भी आपको बताऊंगा डिटेल में। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यूरोप और अमेरिका से जब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की तरफ आप जाते हो तो उसे हम साउथ पैसिफिक सी रूट कहते हैं। और ये आपका 125 किलोमीटर पनामा कैनाल से होकर के जाता है। ठीक है, सिडनी तक जाता है। यहाँ पे होते हुए आपका ऑस्ट्रेलिया सिडनी तक ये रूट होकर के जाता है। ऑल्सो फॉर रीचिंग हांगकांग, अगर हांगकांग जाना है, फिलीपींस जाना है या फिर इंडोनेशिया जाना है, तो आप इसी रूट से कट करके निकल सकते हैं। अगर होनोलुलु जो होता है इसका इंपॉर्टेंट रूट है, इसी के बीच, इस रूट के बीच में ही आता है। ठीक है, तो पूछ सकता है आपसे कि जैसे मान लीजिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में कि साउथ पैसिफिक सी रूट में बीच में इंटरमीडिएट स्टेज में कौन कौन सी जगह पड़ते हैं, तो क्या होनोलुलु पड़ता है? हाँ पड़ता है। इंडोनेशिया पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हांगकांग पड़ता है? भाई बिल्कुल पड़ता है। फिलीपींस पड़ता है? अरे यार ये तो पड़ता ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम बात करें कोस्टल शिपिंग की, कोस्टल शिपिंग किससे कहते हैं? तो ये आपका कोस्टल शिपिंग सीधा सा मतलब है किसी देश या फिर किसी, अगर हम कंटिनेंट की बात करें तो अगर कोस्ट में आपको शिपिंग करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक, अगर जो शिपिंग का चाहे वो आपका ट्रेड वे में हो, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल वे में हो, तो उसको हम कोस्टल शिपिंग के नाम से जानते हैं। ये आपका चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। लॉन्ग कोस्टल लाइंस, जैसे कि ये सुटेबल कहाँ कहाँ होता है? जैसे यूएसए हो गया, उसकी कोस्टल लाइन खूब ढेर सारी है। चाइना की कोस्टल लाइन्स बहुत ढेर सारी है। यहाँ तक कि इंडिया और यूरोप की भी कोस्टल लाइन्स ढेर सारी हैं, ग्रेट ब्रिटेन वगैरह की। ठीक है, तो सुटेबल रूट यहीं पे बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं शिपिंग कैनाल्स। यही मैं बात कर रहा था कि अब हम शिपिंग कैनाल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि स्वेज और पनामा दो इंपॉर्टेंट कैनाल्स हैं जो कि शिपिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये मैन मेड नेविगेशन कैनाल है जो गेटवेज फॉर द बोथ ऑफ द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया के पूरब की तरफ जो भी देश हैं और पश्चिम की तरफ जो भी देश हैं उनको मैच करने वाला, उनको आपका ट्रांसपोर्ट वे में मैच करने वाला, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करने वाला, ये आपका कैनाल्स होते हैं। दोनों कैनाल इसी तरीके से हैं। सो अगर बात करें, हम स्टार्ट करते हैं स्वेज कैनाल से। तो कंस्ट्रक्टेड इन द 1869 इन द इजिप्ट, ये आपका इजिप्ट में 1869 में बनाया गया, बिटवीन द पोर्ट सेड इन द नॉर्थ एंड द पोर्ट स्वेज इन द साउथ। पोर्ट स्वेज और पोर्ट स्वेज को ये आपको मिलाता है एक दूसरे से। ठीक है, लिंकिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, ये आपका मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में मिलाने वाला एक नहर है। ठीक है, और ये इतना बड़ा नहर है जिससे कि आप प्रॉपर वे में आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ठीक है,
सो ये एक गेटवे का काम करता है टू यूरोप टू इंडियन ओशन। मतलब यूरोप की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, अगर वो ट्रेड करना चाहती हैं इंडियन ओशन की कंट्रीज़ में, तो उनको इस कैनाल से अगर वो आते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। क्योंकि अगर इस कैनाल के बनने के पहले अगर बात करें आपको जो ट्रेड के लिए उनको घूम करके जाना पड़ता था, तो काफ़ी ट्रांसपोर्ट का पैसा खर्च होता था, जो कि आज बच रहा है। टू रिड्यूस द डायरेक्ट रूट बिटवीन द लिवरपूल टू कोलंबो कंपेयर टू द कोप ऑफ गुड होप रूट। अगर कोप ऑफ गुड होप रूट की बात करें तो उसकी अपेक्षा ये वाला जो रूट है ये आपको डायरेक्ट रिड्यूस कर देता है आपके समय को, आपके डिस्टेंस को, इंडियन ओशन तक पहुंचने के लिए यूरोपीय कंट्रीज़ को। इट इज़ सी लेवल कैनाल विदाउट लॉक। इसमें कोई भी लॉक नहीं है, तो ये आपका सी लेवल कैनाल है, मतलब समुद्र के लेवल का कैनाल। ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र के लेवल से ऊंचा या नीचा भी होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सी लेवल कैनाल ही है, इसमें कोई भी आपका लॉक नहीं है। विच इज़ अबाउट 160 किलोमीटर एंड 11 to 15 मीटर डीप। मतलब 11 से 15 मीटर की इसमें डेप्थ है, और अगर बात करें इसकी लेंथ की तो लगभग 160 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। 100 शिप्स ट्रैवल डेली, लगभग 100 शिप्स आपका अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग जगहों पर जाती हैं डेली की डेली, ठीक है। ईच शिप्स 10 to 15 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनाल। मतलब आप ये समझो कि 160 किलोमीटर की दूरी है और इनको पार करने में 10 से 12 घंटे 15 घंटे लग जाते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर कैनाल है ये, पहली बात। ऑल्सो ज्वाइन द स्वेज कैनाल इन इसमेला टू सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट सेड एंड स्वेज। अगर बात किया जाए तो इस मैला जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये आपका फ्रेश वाटर कैनाल जो है वो आपका पोर्ट सेड और स्वेज को जोड़ता है। अब दूसरे कैनाल की बात करते हैं जिसको हम पनामा कैनाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसी के पनामा जो कैनाल है उसके बारे में हमारा एक अलग वीडियो है, इसको भी आप देख सकते हो अलग से। फिलहाल बात करते हैं कि कैनाल कनेक्ट अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। ये जो कैनाल है वो आपका अटलांटिक ओशन को ईस्ट की तरफ जोड़ता है, टू पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। वेस्ट की तरफ आपका पैसिफिक ओशन को जोड़ता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं कैनाल इज़ अबाउट द 72 किलोमीटर्स। ये आपका 72 किलोमीटर का है। अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो डीप अप टू द 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर डीप रखता है। अब इसमें बात करते हैं कि लॉक सिस्टम इसमें है, इसमें 6 लॉक सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। शिप क्रॉसेस द डिफरेंट लेवल्स, ये अलग अलग लेवल को क्रॉस करता है। कहीं पे आपका 26 मीटर डाउन चला जाता है तो कहीं पे आपका थोड़ा ऊपर आ जाता है। बिफोर एंटरिंग द गल्फ ऑफ द पनामा, गल्फ ऑफ पनामा में एंटर करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। कहीं डेप्थ होता है तो कहीं पे ऊंचान होता है, कहीं आपको लॉक भी दिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साउथर्न द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूयॉर्क एंड शॉर्टन द डिस्टेंस। ये क्या करता है, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच के डिस्टेंस को ये कम करता है, लगभग 13,000 किलोमीटर कम कर देता है। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी इकोनॉमिक वे में। सो लेस इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस देन स्वेज। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी आता है कि कौन सा ज़्यादा इकोनॉमिक है। तो जैसे आपसे मान लीजिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हो कि जो पनामा है वो आपका लेस इकोनॉमिक है, सिग्निफिकेंट दैन द स्वेज कैनाल के बारे में अगर बात करें। सो इनलैंड अगर आप थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि इनलैंड वाटरवेज, कहने का मतलब हुआ कि इनलैंड वाटरवेज में हम बात करेंगे कुछ क्षेत्रीय वाटरवेज की, मतलब आसपास के वाटरवेज की। जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर देश या फिर देश के पड़ोसी देश के आसपास अगर कोई वाटरवेज है तो उसको इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। मतलब दो तरफ ज़मीन है, बीच में कैनाल बना हुआ है, ऐसा कुछ। ये है कि केवल समुद्र है, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं। सो बोट्स एंड द स्ट्रीमर्स जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े जहाज़ें तो नहीं चल पाएंगी, लेकिन थोड़ी सी कम कैपेसिटी वाले जहाज़ें जरूर चल पाएंगी। ये आपका कार्गो और पैसेंजर 2 टाइप के बन सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि अगर देखा जाए तो ये जो आपका इनलैंड वाटरवेज है इंडिया की अगर खासकर बात करें तो उतना सक्सेसफुल नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि इसको डायरेक्ट कंपटीशन मिलता है रेलवे से। मतलब कि अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की बात करें तो रेलवेज जो है वो काफ़ी आसानी से कम समय में पहुंचा देता है, इसलिए इनकी डिमांड जो है थोड़ी सी कम रहती है। लेकिन हाँ ये है डिमांड रहती ज़रूर है। अगर बात करते हैं कि लैक ऑफ वाटर ड्यू टू द डाइवर्जन फ्रॉम द इरीगेशन एंड द पुअर मेंटेनेंस और इरीगेशन सिस्टम की वजह से इनके मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जाता, इनको संरक्षण नहीं दिया जाता। इसीलिए क्या होता है कि ये इनका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं राइन वाटरवेज की। सो फ्लो थ्रू द जर्मनी एंड द नीदरलैंड। ये आपका जर्मनी और नीदरलैंड के बीच में ये वाटरवे चलता है। अब जो रूहर रिवर होता है वो ज्वाइन करता है राइन को फ्रॉम ईस्ट। आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए गंगा नदी है, ठीक है, उनको यमुना नदी क्या करती है, उनको ज्वाइन करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो इसका रिवर का भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपका राइन रिवर होता है उसको आपका रूहल रिवर ईस्ट की तरफ से ज्वाइन करता है, ठीक है। फ्लो थ्रू अ रिच कोल फील्ड एंड होल बेसिन बिकम द प्रॉस्परस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। अब यहाँ पे बात ये है कि आपका ये कोल फील्ड यहाँ पे पाई जाती है, इन दोनों के बीच में कोल फील्ड पाई जाती है, इसीलिए ये एरिया ही प्रॉस्परस है। मैन्युफैक्चरिंग के बेसिस पे ये आपका प्रॉस्परस होता है। वाटरवेज इन द वर्ल्ड मोस्ट हैविली यूज्ड। ये आपका जो वाटरवे होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर बात करते हैं दानूब का वाटरवेज, आपका प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, इसमें हम चैलेंज नहीं कर सकते। फिलहाल बात करते हैं दानूब के वाटरवेज की। सो इनलैंड वाटरवे होता है ये आपका सर्व्स ईस्ट यूरोप। ये आपका ईस्ट यूरोप से शुरू होता है, ईस्ट यूरोप में शुरू होता है। राइज इन द ब्लैक फॉरेस्ट, ये आपका एक ब्लैक फॉरेस्ट में स्टार्ट होता है, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होकर के ये आपका क्रॉसवर्ड थ्रू द मेनी ऑफ द कंट्रीज़, ये कई कंट्रीज़ में होकर के जाता है। अब समझने वाला एक आपका वोल्गा वाटरवेज होता है, ठीक है। ये भी आपका इनलैंड टाइप का वाटरवे है। ये रशिया हैज़ द लार्ज नंबर ऑफ द डेवलप्ड वाटरवेज, ठीक है। रशिया में ढेर सारे आपके वाटरवेज होते हैं, ठीक है। नेविगेबल वाटरवेज ऑफ द 11,200 किलोमीटर्स ड्रेन इनटू द कैस्पियन सी। ये आपका लगभग 11,200 किलोमीटर लंबा है।
अगर बात करें ये आपका कैस्पियन सी में जा करके मिल जाता है, ठीक है। वोल्गा मास्को कनेक्ट इट विद द मॉस्को रीजन, मॉस्को रीजन में ये आपका वोल्गा मास्को से कनेक्ट करता है। इसी तरीके से जो वोल्गा है ये आपका डॉन कैनाल से कनेक्ट करता है ब्लैक सी में, ठीक है। अब बात करते हैं द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे, ये एक सीवे है जो कि ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, इसको सेंट लॉरेंस सीवे के नाम से जानते हैं। सो ग्रेट लेक ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, हुरॉन एरिक एंड द ऑन्टारियो कनेक्ट्स बाय द सी कैनाल एंड वेलेंट कैनाल, सू कैनाल एंड वेलेंट कैनाल, ये दो कैनाल है जिनकी मदद से आपका ग्रेट सेंट लॉरेंस सीवे जुड़ता है। अब लास्ट में बात करते हैं मिसिसिपी वाटरवे, अगर आपको दिख रहा होगा सो कनेक्ट इंटीरियर पार्ट ऑफ द यूएसए, ये आपका यूएसए के इंटीरियर पार्ट को कनेक्ट करता है। मिसिसिपी और ओनलो टू गल्फ ऑफ द मैक्सिको इन द साउथ, ये आपका मैक्सिको को साउथ से इसको कवर करता है। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरह के वाटरवेज को यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और डिटेल में जाना चाहते हो या फिर अगर डायग्राम के साथ जाना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियोस कैसे लग रहे हैं, इसमें क्या आपको इंप्रूवमेंट चाहिए भी बता सकते हो। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।